everyone, welcome to my channel Creative Area. So as you all know, कल फैशन स्टडीज का बोर्ड का एग्जाम है दैट इज ऑन 21st मार्च. सो आज हम अपने क्लास 12th का लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 4 रिवाइज करेंगे. एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स. अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट डाउन बिलो. मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी और इस चैप्टर को हम जल्दी से जल्दी रिवाइज करने का ट्राई करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so our chapter starts with fibers and fabrics. Fibers and fabrics के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों ने पहले इसके बारे में क्लास 11th के चैप्टर 2 में पढ़ लिया है. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरा वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है. लेकिन अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं. हम लोगों ने क्लास 11th के चैप्टर 2 में पढ़ा था कि कितने टाइप के फाइबर्स होते हैं. तो मेनली दो कैटेगरीज के फाइबर्स होते हैं, दैट इज नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर. ठीक है, इनकी जो फर्दर कैटेगरीज है उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी, सिर्फ इनके बारे में ही बात करेंगे. नेचुरल, मैन मेड एंड ब्लेंड ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड. ठीक है, तो नेचुरल की कुछ एग्जांपल्स मैंने इधर लिखे हुए हैं, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूल, हेम्प, फ्लैक्स एक्सेट्रा. एंड मैन मेड फाइबर्स आर नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक एक्सेट्रा. लेकिन मार्केट में कुछ इस तरह के फैब्रिक्स भी आते हैं जिसमें नेचुरल फैब्रिक्स की, फाइबर्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और मैनमेड फाइबर्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि उनको दोनों फाइबर्स को मिक्स करके या दोनों थ्रेड्स को मिक्स करके बनाया जाता है. जैसे कि पॉली कॉटन, इसमें पॉलिएस्टर और कॉटन को यूज किया गया है. पॉली सिल्क एंड कॉट्स वूल इस ब्लेंडेड फैब्रिक की कैटेगरी की कुछ एग्जांपल्स हैं. ठीक है, तो इन फैब्रिक्स का फायदा क्या होता है, जैसे नेचुरल फाइबर्स की प्रॉपर्टीज भी मिल जाती हैं कि नेचुरल है, सॉफ्ट रहेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा. और मैनमेड फाइबर की भी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं कि अगर कॉटन के साथ थोड़ा सा पॉलिएस्टर मिक्स हो जाता है तो थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, रिंकल रेजिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉटन बहुत ज्यादा जल्दी रिंकल रिंकल हो जाता है. लेकिन जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं वो रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं. तो अगर हम दोनों फाइबर्स को या दोनों थ्रेड्स को मिला के फैब्रिक बनाते हैं तो क्या होता है, दोनों फाइबर्स की प्रॉपर्टीज हमको मिल जाती हैं. So fibers are the building blocks of fabric. It is the basic unit of textile. Each fiber has its own quality even if some alteration and changes are done when the yarn is made. जब थ्रेड बनाई जाती है स्पिनिंग करके तो उस टाइम भी हम काफी ऑल्टरेशन कर सकते हैं. जैसे कि मर्सराइज्ड कॉटन बनाया जाता है. मर्सराइज्ड कॉटन कैसे बनाया जाता है, मर्सराइज्ड कॉटन कॉटन फाइबर को बहुत ज्यादा स्पिन करने से क्या होता है, कॉटन एक तो फाइन हो जाता है और उसमें शाइन आ जाती है और वो रिंकल भी जल्दी से नहीं होता है. तो यार्न बनाते टाइम भी फाइबर्स में कुछ इस तरह के चेंजेस कर दिए जाते हैं जिससे कि उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं. लेकिन फिर भी क्या होता है कि कहीं न कहीं फाइबर अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं न कहीं शो कर ही देता है. उसका कैरेक्टरिस्टिक आप कितना भी चेंज करने की कोशिश कर लो, कितना भी अल्टरेशन करने की कोशिश कर लो, ओरिजिनल कैरेक्टर कहीं न कहीं आके इफेक्ट कर देता है. ओके, सो फर्स्ट आर नेचुरल फाइबर्स. हम नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका नेचर कैसा होता है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है. क्योंकि जब हम फैब्रिक को यूज करके गारमेंट्स बनाने जाते हैं तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे फैब्रिक का अल्टीमेट यूज क्या है. अगर हमको गारमेंट्स बनाने हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि वो किसी की भी स्किन को हार्म ना करे, या हमारे अगर हमको बेडशीट्स बनानी है या कर्टेन्स बनाने हैं तो हमको अपने पर्पस के हिसाब से फैब्रिक चूज करना आना चाहिए. उसके लिए हमें फाइबर्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ना बहुत जरूरी है. सो नेचुरल फाइबर्स आर पोरस इन नेचर. नेचुरल फाइबर्स आर ब्रीदेबल एंड एब्जॉर्बेंट. ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, समर्स में, वेदर चेंजेस में बहुत अच्छे होते हैं. सो नेचुरल फैब्रिक्स एडजस्ट टू वेदर चेंजेस, मेकिंग देम कंफर्टेबल टू वेयर इन various conditions. Natural fibers are less elastic due to which they tend to wrinkle easily, especially cotton and linen. वो लेस इलास्टिक होते हैं इसीलिए जल्दी से रिंकल हो जाते हैं. मर्सराइज कॉटन इज अ टाइप ऑफ कॉटन जिसके बारे में मैंने अभी बात करी थी. इट इज अ टाइप ऑफ कॉटन दैट इज ट्रीटेड टू रेजिस्ट
रिंकल, लेकिन इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं यूज़ किया जाता, बस स्पिनिंग करते टाइम एक टेक्नीक का यूज़ किया जाता है। इट्स डन विदाउट एडिंग एनी केमिकल। Instead, the cotton fibers are spun tightly under high tension. This process gives the yarn a shiny look and makes it more flexible और जिसकी वजह से wrinkle easily नहीं पड़ते हैं। So ये एक एडवांटेज हो जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि वो लेस इलास्टिक होते हैं। अगर आप प्योर कॉटन, प्योर लिनन को यूज़ कर रहे हैं तो वो जल्दी से wrinkle हो जाएँगे। नेक्स्ट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फैब्रिक स्टार्ट एज केमिकल मिक्सचर्स। उनको केमिकल को यूज करके बनाया जाता है। केमिकल के मिक्सचर्स को प्रिपेयर किया जाता है, देन स्मॉल होल्स के थ्रू उनको पास किया जाता है एंड देन उनको एक रोप में या एक लंबे फाइबर में हार्डन किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर इलास्टिक, जिसकी वजह से वो रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, वो जल्दी से रिंकल नहीं होते हैं। लेकिन ये इन फाइबर्स में पोर्स बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से ये हॉट और ह्यूमिड वेदर में काफी अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। फाइबर्स लाइक नायलॉन आर थर्मोप्लास्टिक इन नेचर। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको थोड़ी सी हीट और प्रेशर प्रोवाइड करेंगे तो आप उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हीट सेट डिजाइन बनाना बहुत आसान हो जाता है। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी साड़ीज ऐसी मिलती हैं जो ऑलरेडी प्लीटेड होती हैं। तो उनको प्लीट कैसे किया जाता है? ऑलरेडी प्लीट कैसे, विदाउट स्टिचिंग वो प्लीटेड होती हैं, तो उनको कैसे किया जाता है? उनको हीट देके ही प्लीट किया जाता है। सो हीट सेट प्लीटिंग कैन बी डन एट एनी स्टेज इन फैब्रिक प्रोडक्शन। फाइबर स्टेज पे भी आप उसको प्लीट कर सकते हो, मीन्स आप क्रिम्प भी कर सकते हो फैब्रिक को, ठीक है। तो हीट देके आप इस तरह से सिंथेटिक फाइबर्स को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फैब्रिक में चेंजेस कर सकते हो। So next we will move to blended fabrics. Blended fabrics are a combination of two or more different fabric. Natural भी हो सकते हैं या सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरल और नेचुरल को भी ब्लेंड किया जाता है, सिंथेटिक और सिंथेटिक को भी ब्लेंड किया जाता है एंड नेचुरल एंड सिंथेटिक का ब्लेंड तो बहुत ही कॉमन है। So a popular fabric is terrycloth, which is a blend of 65% of cotton and 35% of terylene. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब जो भी ब्लेंडेड फैब्रिक होते हैं, अगर आप कभी मार्केट में कपड़े खरीदने जैसे कि आप ब्रांडेड शोरूम में या कहीं जाएँ, तो फैब्रिक टैग पे लिखा होता है कि कितना परसेंट कॉटन है, कितना परसेंट पॉलिएस्टर है, तो आप वो चेक कर सकते हैं और उसको चेक किया भी कीजिए, जिससे कि आपको फैब्रिक की केयर करना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे गारमेंट में 40% कॉटन एंड 60% पॉलिएस्टर है, तो इसका मतलब मेरे फैब्रिक में या मेरे गारमेंट में पॉलिएस्टर डोमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से पॉलिएस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा शो होंगे रादर देन नेचुरल फैब्रिक के, ओके, रादर देन कॉटन के। In India, the consumer generally recognize the blended synthetic fabrics by their trade names or common names that might be used by some shopkeepers or some local vendors. But common consumer is misled by shopkeepers selling polyester blended silk as khadi silk. Means अब अगर आप शॉप पे जाते हैं, शॉपकीपर्स के पास जाते हैं, तो कई बार वो आपको मिसलीड भी कर सकते हैं कि ये पॉली सिल्क नहीं है, ये खादी सिल्क है, ये इसको कुछ और कहते हैं। मीन्स वो आपको गलत-गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो इस गलत इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए आपको फैब्रिक की, फाइबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जिसको कि आप वहीं के वहीं चेक कर सकते हैं। Hence, it is important to learn about the properties of fabric which is not identified by their appearance. फॉर एग्जाम्पल प्योर सिल्क जो एकदम प्योर होता है, जिसमें कुछ भी ब्लेंडेड नहीं होता, उसको रिंग टेस्ट से आप वहीं के वहीं टेस्ट कर सकते हो। एक सिल्क फैब्रिक, प्योर सिल्क फैब्रिक इतना इतना सॉफ्ट होता है कि वो पूरा का पूरा फैब्रिक एक छोटी सी रिंग में से पास हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे कि आप फैब्रिक को वहीं के वहीं पहचान सकते हो एंड फूल होने से बच सकते हो। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरलाइंग फैब्रिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होते हैं, ये क्यों लगाए जाते हैं। इनके टाइप्स में बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ज्यादातर आंसर गलत कराते हैं। सो इनको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। सो वीडियो में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा।
ठीक है? तो हम लोग इसको आगे समझेंगे कि ये क्यों, इनका क्या पर्पस होता है और अलग-अलग टाइप से क्यों इनको जाना जाता है। सो अंडरलाइंग फैब्रिक क्या होता है, सबसे पहले हम यही जानते हैं। अंडरलाइंग फैब्रिक आर द मटीरियल हिडन इनसाइड क्लोथ्स। ठीक है? ये इस तरह के फैब्रिक्स होते हैं जो क्लोथ्स के अंदर स्टिच किए जाते हैं, किस लिए? ताकि उनको सपोर्ट मिल सके, एक शेप मिल सके। अब फैब्रिक सारे तो थिक नहीं होते हैं, कुछ थिन फैब्रिक्स भी होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट फैब्रिक्स भी होते हैं, जिनकी ट्रांसपेरेंसी की वजह से भी कई बार उनको पहनना मुश्किल हो सकता है। तो उन उस ट्रांसपेरेंसी को छुपाने के लिए या लाइट वेट फैब्रिक को एक सपोर्ट देने के लिए एक अलग से फैब्रिक जॉइन किया जाता है, जिसको कि हम अंडरलाइंग फैब्रिक बोलते हैं। इन क्लोथ्स दे कैन बी लाइनिंग और पैडिंग, व्हाइल इन फर्नीचर दे माइट बी स्प्रिंग और फोम। जो कपड़ों के या फर्नीचर के अंदर लगाए जाते हैं, उसको एक सपोर्ट देने के लिए, उसको एक शेप देने के लिए और उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको छुपाने के लिए। दे हेल्प थिंग्स कीप देयर शेप एंड लास्ट लॉन्गर। सो lighter in weight और softer the fabric the more support it needs। मीन्स आपका फैब्रिक जितना लाइट वेट होगा, जितना सॉफ्ट होगा, उसको उतनी ही ज्यादा सपोर्ट की नीड होगी। अगर आपका फैब्रिक थिक है, स्टिफ है, तो उसको फिर भी सपोर्ट की इतनी जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो खुद अपनी शेप में रह सकता है। लेकिन अगर फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है तो उसको एक सपोर्ट की जरूरत रहेगी। When deciding on the fabrics needed for a garment, it is simpler to choose lining or interlining than underlining and interfacing। ये चारों तरह की अंडरलाइन फैब्रिक्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि लाइनिंग और इंटरलाइनिंग क्या होती है, अंडरलाइनिंग और इंटरफेसिंग क्या होती है। बस यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब आप फैब्रिक्स डिसाइड कर रहे हैं तो लाइनिंग और इंटरलाइनिंग के लिए फैब्रिक डिसाइड करना इजी हो जाता है, अंडरलाइनिंग और इंटरफेसिंग के लिए थोड़ा सोचना पड़ सकता है। लाइनिंग एंड इंटरलाइनिंग आर लाइक एक्स्ट्रा लेयर्स एडेड फॉर कंफर्ट और टू हाइड व्हाट्स इनसाइड द गारमेंट। जनरली लाइनिंग और इंटरलाइनिंग किस लिए यूज होती है कि वो ट्रांसपेरेंसी को छुपा दें या कंफर्ट के लिए, जिससे कि आप इजीली कपड़े पहन सके। वो गारमेंट को शेप करने में कोई बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन जो अंडरलाइनिंग और इंटरफेसिंग है वो गारमेंट की शेपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए अंडरलाइनिंग और इंटरफेसिंग के फैब्रिक्स चूज करने में काफी टाइम लग सकता है, काफी उसमें काफ़ी अपना रिसर्च लगानी पड़ती है, काफ़ी सोचना पड़ता है कि उनमें कौन-सा फैब्रिक यूज़ किया जाए। सो अंडरलाइनिंग और इंटरफेसिंग के लिए 2 चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। द डिजायर्ड शेप और स्ट्रक्चर ऑफ द गारमेंट, कि आपको कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, कि आप मान लीजिए कोट बना रहे हैं तो आपके कोट के जो शोल्डर्स हैं वो पैडेड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आपको किस तरह का शेप चाहिए अपने गारमेंट का, and the level of support it requires to achieve that shape with the chosen fabric। means आपने जो भी फैब्रिक चूज किया है, क्या वो प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा या आपको और भी ज्यादा फैब्रिक लगाने की जरूरत है। तो लाइनिंग और इंटरलाइनिंग चूज करने में कोई इतना झंझट नहीं है, इतनी सोचनी नहीं पड़ती है चीजें। लेकिन अंडरलाइनिंग और इंटरफेसिंग के लिए सोचनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो गारमेंट को एक शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब उस शेप और सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए 2 चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं कि आपके गारमेंट का अल्टीमेट लुक कैसा होना चाहिए और उस लुक को अचीव करने के लिए क्या आपका चूज़न फैब्रिक वो सपोर्टिव है या नहीं है, या आपको और भी ज़्यादा चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ेंगी। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, और अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। सो हियर कम्स द 4 टाइप्स जिसको कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली होती क्या है। अब अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका फैब्रिक चूज करने के लिए हमें वो 2 चीजें सोचनी पड़ेंगी। तो अंडरलाइनिंग क्या होती है? अंडरलाइनिंग इज अ लाइट वेट फैब्रिक दैट इज अप्लाइड टू द रॉन्ग साइड ऑफ द गारमेंट। गारमेंट के फ्रंट साइड पे नहीं, रॉन्ग साइड पे एक फैब्रिक को लगाया जाता है जो कि लाइट वेट फैब्रिक होता है। ये किस लिए लगाया जाता है? सपोर्ट के लिए और गारमेंट की ड्यूरेबिलिटी के लिए। ये गारमेंट की शेप को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है।
सीम्स को स्ट्रेंथन करता है, जो आपकी स्टिच लाइंस होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, और जो भी आपके फैब्रिक में अगर थोड़ी बहुत भी ट्रांसपेरेंसी है तो उसको ओपेक करने में हेल्प करता है। इट प्रिवेंट्स द इनर कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एंड स्टिचिंग फ्रॉम शोइंग थ्रू द आउटसाइड ऑफ द गारमेंट। अगर आपके गारमेंट में थोड़ी बहुत भी ट्रांसपेरेंसी है तो उसमें से स्टिच लाइन जरूर दिखेंगी, लेकिन अंडरलाइनिंग की वजह से वो छुप जाएंगी। सो अंडरलाइनिंग फैब्रिक कम इन वेरियस फाइबर्स, फिनिशेस एंड कलर्स. So additionally, fabrics like organza, tricot, and lightweight blouse materials can also serve the same purpose as underlining. इसमें हमको इतना याद रखना है कि अंडरलाइनिंग एक ऐसा लाइटवेट फैब्रिक है जो रॉन्ग साइड पे स्टिच किया जाता है और वो गारमेंट को शेप, सपोर्ट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये 2 पॉइंट्स बहुत ही जरूरी हैं, इनको तो हमें याद रखना ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं इंटरफेसिंग पे। अब ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये भी गारमेंट को सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है। ओके, सो एन इंटरफेसिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टडी। ये एक टाइप का थिक फैब्रिक होता है। हमने अंडरलाइनिंग में क्या पढ़ा कि वो लाइट वेट फैब्रिक होता है, लेकिन इंटरफेसिंग में वो स्टडी फैब्रिक होता है, थोड़ा थिक फैब्रिक होता है, जो कि गारमेंट की इनसाइड पे लगाया जाता है। मींस 2 लेयर्स के बीच में भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। सो ये गारमेंट को शेप, सपोर्ट देता है। ये पूरे गारमेंट पे भी लगाया जा सकता है, बट यूजुअली ये सिर्फ कॉलर्स पे, लेपल्स पे, हेम्स पे या पॉकेट फ्लैप्स पे ही लगाया जाता है, क्योंकि गारमेंट की ये जो जगहें होती हैं, यहाँ इन जगहों पर ही सबसे ज्यादा एम्फेसिस होता है, इन जगहों पर ही सबसे ज्यादा शेप और सपोर्ट की जरूरत होती है कि जो आपका कॉलर है वो अच्छे से स्टैंड करे। तो उस स्टैंडिंग सपोर्ट के लिए इंटरफेसिंग को लगाया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। अंडरलाइनिंग में लाइट वेट फैब्रिक यूज करते हैं, जबकि इंटरफेसिंग में स्टर्डी फैब्रिक यूज होता है। ठीक है, और उसको रॉन्ग साइड ऑफ द गारमेंट पे स्टिच करते हैं, वेयर एज इंटरफेसिंग को इनसाइड ऑफ द गारमेंट पे अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये 2 लेयर्स के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज का आपको बहुत ख्याल रखना है। दे कम इन वेरियस फाइबर्स, वेट्स एंड डिग्री ऑफ स्टिफनेस, कि आपको कितना स्टिफ चाहिए, अपना कॉलर कितना स्टिफ चाहिए, अपना जो हेम है वो कितनी स्टिफ चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके डिजाइन पे, आपके स्टाइल पे। एंड इट कैन बी ईदर वोवन और नॉन वोवन। मीन्स जब भी आप इसका फैब्रिक चूज करें तो वोवन फैब्रिक भी हो सकता है या नॉन वोवन फैब्रिक भी हो सकता है। फ्यूजिबल इंटरफेसिंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड, जिनको कि चिपकाया जाता है यूजिंग एन आयरन, और फ्यूजिबल इंटरफेसिंग भी वोवन या नॉन वोवन दोनों फैब्रिक्स में हो सकती है। ठीक है, मीन्स इसका मतलब ये है कि स्टिच करने वाली वैरायटी भी नॉन वोवन, वोवन दोनों फैब्रिक में हो सकती है, और चिपकाने वाली वैरायटी भी दोनों नॉन वोवन और वोवन में हो सकती है। इट्स इम्पोर्टेंट टू चूज एन इंटरफेसिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्स द गारमेंट। ऐसा ना हो कि आप उसको धोएं, गारमेंट को धोएं तो गारमेंट तो आपने वैसे ही धोया जैसे उसकी केयर है। मान लीजिए आपने हैंड वॉश किया या स्टीम आयरन किया, लेकिन अगर आपकी जो इंटरफेसिंग लगी हुई है, अगर वो आपके गारमेंट के फैब्रिक को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो क्या होगा, अंदर से जो इंटरफेसिंग होगी वो अलग ही दिखने लगेगी और गारमेंट अलग ही दिखने लगेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंटरफेसिंग जो होती है वो एक गुठली बन के अलग ही दिखती है और जो गारमेंट होता है वो एकदम क्लीन रहता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरफेसिंग और फैब्रिक शुड हैव सिमिलर केयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सो इसीलिए अंडरलाइनिंग और इंटरफेसिंग के जो फैब्रिक्स हैं उनको ध्यान से हमें चूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज इंटरलाइनिंग. इट इज a it is a special layer of fabric placed between the outer and the lining of the garment. Means outer fabric और inner fabric के बीच में इसको लगाया जाता है। जस्ट लाइक इंटरफेसिंग, इंटरफेसिंग को कहीं कहीं लगाया जाता है जबकि इसको पूरे गारमेंट पे अप्लाई किया जाता है, लेकिन इसका पर्पस थोड़ा सा अलग होता है। बोथ जो हमने इंटरफेसिंग पढ़ी वो तो सपोर्ट देती है, शेप देती है, गारमेंट को स्टिफनेस देती है, लेकिन इंटरलाइनिंग वार्मथ देती है। इट इज जस्ट लाइक अ स्टफिंग इनसाइड अ थिक विंटर जैकेट फॉर वार्मथ। इसका सीधा सीधा पर्पस होता है कि गारमेंट की लेयरिंग हो जाए जिसकी वजह से आपको वार्म फील हो, क्योंकि जितनी लेयर्स होंगी उतना फैब्रिक आपको वार्मथ देगा। तो आपने देखा यहाँ पे पर्पस थोड़ा सा चेंज हो गया।
जबकि ये भी इंटरफेसिंग की तरह ही 2 लेयर्स के बीच में इनसाइड ऑफ द गारमेंट में आउटर फैब्रिक और लाइनिंग के बीच में स्टिच करी जाती है, ठीक है? दिस लेयर कैन बी मेड ऑफ वोवन, knitted, fused fibers, नॉन वोवन, सिंथेटिक फाइबर्स, ये भी बहुत सारी टाइप्स में आती है। इंटरलाइनिंग कम इन डिफरेंट टाइप्स, सॉफ्ट, थिक एंड फ्लेक्सिबल, जैसा भी आपका गारमेंट का स्टाइल हो आप उस तरह से इसको चूज कर सकते हैं। और इसमें फ्यूजिंग इंटरलाइनिंग्स भी आती हैं जिसको कि आप लेयर्स के बीच में स्टिक कर सकते हो या स्यू कर सकते हो, दोनों ही चीजें आती हैं। इंटरलाइनिंग इज अप्लाइड टू गारमेंट टू सप्लाई वार्मथ ड्यूरिंग wear. Next is lining. Lining is a layer inside clothes that adds a nice finish and hides the garment's inner construction details. तो लाइनिंग का बेसिकली पर्पस यही होता है कि जैसे अंडरलाइनिंग हमने पढ़ी वो तो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है? लेकिन जो लाइनिंग होती है वो एक फिनिश देती है, गारमेंट को एक क्या देती है, फिनिश देती है। इट्स यूजुअली मेड ऑफ अ स्मूथ फैब्रिक, स्लिपरी फैब्रिक, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको ये पहनना थोड़ा इजी हो जाएगा। लाइनिंग कैन ऑल्सो बी मेड ऑफ अ प्रिंटेड फैब्रिक एज लॉन्ग एज इट डज नॉट शो थ्रू द आउटसाइड। It can make clothes a bit warmer and easier to put on and take off. So ये थोड़ा सा स्लिपरी फैब्रिक का बनाया जाता है, क्यों? ताकि आप उसको आसानी से पहन सको और उतार सको। लाइनिंग फैब्रिक शुड बी कंपैटिबल विद द केयर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि अगेन अगर केयर रिक्वायरमेंट सेम नहीं होंगी तो आपका लाइनिंग फैब्रिक अलग मींस डैमेज भी हो सकता है या आपका आउटर फैब्रिक डैमेज हो सकता है। लाइनिंग शुड बी सफिशिएंटली ओपेक, इतनी ओपेक होनी चाहिए मींस आपका फैब्रिक शियर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आप इसको अपने उस फैब्रिक पे लगा रहे हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है, तो अगर आप लाइनिंग भी ट्रांसपेरेंट लगा देंगे तो पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है? तो ट्रांसपेरेंट गारमेंट के ऊपर या किसी भी गारमेंट के ऊपर आपको लाइनिंग ऐसी लगानी है जो ओपेक हो, जिसके आर पार देखा ना जा सके। ओके, सो इट्स पर्पस इज टू कंसील द गारमेंट्स इनर कंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली ये फिनिशिंग के लिए लगाई जाती है, जबकि हमने पढ़ा था अंडरलाइनिंग सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ के लिए लगाई जाती है, गारमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए लगाई जाती है। इंटरफेसिंग पूरे गारमेंट पे नहीं, कहीं-कहीं लगाई जाती है, इनसाइड ऑफ द गारमेंट लगाई जाती है। ज्यादातर कॉलर्स, लेपर्स इन्हीं पे लगाई जाती है। फ्यूजिबल या स्यून दोनों आती है, वोवन और नॉन वोवन दोनों फैब्रिक्स में आती है, ठीक है? जबकि इंटरलाइनिंग पूरे गारमेंट पे लगाई जाती है, आउटर और इनर लेयर के बीच में इसको स्टिच या फ्यूज किया जाता है। इसका पर्पस मेनली वार्मथ के लिए होता है, जबकि लाइनिंग जो होती है वो एक स्लिपरी फैब्रिक होता है जो गारमेंट के अंदर लगाया जाता है फिनिशिंग को ऐड करने के लिए। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और कल अगर इस पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करके आएंगे। एंड अगर फिर भी कोई डाउट है अभी भी आपको, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने फैब्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, फैब्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जान लिया, लाइनिंग्स के बारे में पढ़ लिया, अंडरलाइंग फैब्रिक्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम अपने गारमेंट कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे इनिशियल स्टेप्स ऑफ कटिंग फैब्रिक। अब हमें फैब्रिक कटिंग के बारे में पढ़ना है, तो फैब्रिक प्रिपरेशन पहले पढ़ना होगा कि पहले कटिंग करने से पहले फैब्रिक को प्रिपेयर कैसे करते हैं या प्री केयर कैसे की जाती है फैब्रिक की। Okay, so an essential step before starting to construct the garment is fabric preparation. गारमेंट को कंस्ट्रक्ट करने से पहले या गारमेंट को कट करने से पहले फैब्रिक को प्रिपेयर करना, कटिंग से पहले फैब्रिक की प्री केयर करना बहुत जरूरी है। डिफरेंट फैब्रिक्स विल नीड डिफरेंट केयर, such as whether the fabric is washable, dry cleanable or if it will shrink. तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि किस फैब्रिक को किस तरह की केयर की जरूरत है, और कटिंग से पहले पहले उसको प्रिपेयर करके आपको रखना चाहिए। द लेबल शुड कैरी द इंफॉर्मेशन अबाउट द फैब्रिक श्रिंकेज। अब लेबल सिर्फ गारमेंट्स पे नहीं होता है, फैब्रिक्स के साथ भी आता है, जिसमें कि उसकी केयर के बारे में, उसकी वॉश केयर के बारे में सारी डिटेल्स मेंशन्ड होती हैं। टू प्री श्रिंक वॉशेबल फैब्रिक सिंपली सोक इट, वॉश एंड ड्राई। अगर आपका फैब्रिक वॉशेबल है, कॉटन है या कोई वोवन फैब्रिक है या कोई भी ऐसा फैब्रिक है जिसको कि आप आसानी से वॉश कर सकते हैं,
तो उसको सोक करिए वाटर में, वॉश कर दीजिए और ड्राई होने के लिए रख दीजिए। जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें जितनी भी श्रिंकेज होनी होगी उसी स्टेज पे हो जाएगी। अदरवाइज़ मान लीजिए आपने बिना श्रिंक किए फैब्रिक को यूज़ कर लिया, साइज़ेज़ के हिसाब से गारमेंट्स को बना दिया, देन जब कस्टमर उसको धोएगा अपने घर पे और वो उस स्टेज पे अगर श्रिंक होगा, तो जो साइज़ होगा वो डिफरेंस में आ जाएगा एंड कस्टमर नाराज़ हो जाएगा और खरीदेगा नहीं, ठीक है? तो फैब्रिक को प्री श्रिंक करना बहुत ज़रूरी है। टू प्री श्रिंक ड्राई क्लीनेबल फैब्रिक, अगर आपका फैब्रिक ऐसा है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ऐसा है कि उसकी केयर आप वॉश नहीं कर सकते, उसको ड्राई क्लीन ही कर सकते हैं, तो ड्राई क्लीन आप कैसे करेंगे? मीन्स आप उसको कैसे प्री श्रिंक करेंगे, सॉरी, तो उसको प्री श्रिंक करने के लिए एक स्टीम आयरन का यूज़ करना है। अब स्टीम आयरन को यूज़ करके प्रेस नहीं करना है, स्टीम आयरन को बस फैब्रिक के ऊपर मूव करना है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली हर डायरेक्शन में उसको मूव करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्टीम होगी वो फैब्रिक के अंदर जाएगी और उस स्टीम की वजह से जो फाइबर्स होंगे वो लूज़ हो जाएँगे और जितना भी श्रिंकेज होना होगा वो उसी स्टेज पे हो जाएगा। Trims such as zippers and laces may also need pre-shrinking, क्योंकि ये भी फाइबर्स फैब्रिक से ही बनाई जाती हैं, लेसेस भी, तो इनको भी प्री श्रिंकिंग की जरूरत होती है। तो ट्रिम्स और सॉरी जिपर्स और लेसेस को भी आप प्री श्रिंक करें, बटन्स को जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इट इज रिकमेंडेड टू सोक कॉटन फैब्रिक इन कोल्ड वाटर ओवरनाइट। अगर कॉटन फैब्रिक की बात करें तो ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि आप कोल्ड वाटर में, मीन्स गुनगुना पानी भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल या कोल्ड वाटर में आप कॉटन फैब्रिक को ओवरनाइट भिगो के रखें, आयरन करें बिफोर कटिंग, एज दिस टेक्निक विल इंश्योर श्रिंकेज। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर श्रिंकेज थोड़ा बहुत हुआ होगा तो वो जिस समय आपने सोक किया होगा उसके बाद हो जाएगा। और आप साथ-साथ इसके साथ-साथ ही आपको कलर ब्लीडिंग का भी पता चल जाएगा कि क्या मेरा फैब्रिक कलर ब्लीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर कलर ब्लीड कर भी रहा होगा तो वो उसी स्टेज पे हो जाएगा, फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। इफ द कलर फैब्रिक रन्स, अगर मान लीजिए कलर निकल भी रहा है, तो आप कलर फिक्सर को यूज करके उसको वहीं पे रोक सकते हैं, मीन्स जितना कलर निकलना होगा निकल जाएगा, बाकी के कलर को आप रोक सकते हैं। कैसे? कलर फिक्सर को यूज करके। कलर फिक्सर मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, या आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। विद अ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट एंड हाफ कप ऑफ विनेगर इन अ हाफ बकेट ऑफ वाटर, सॉरी, मतलब आधी बाल्टी पानी में आप हाफ कप विनेगर और 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालिए और उसमें फैब्रिक को सोक कर दीजिए। दिस इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर अनब्लेंडेड कॉटन फैब्रिक, मीन्स ये हर फैब्रिक के साथ नहीं जाएगा, पॉलिएस्टर या सिल्क हर फैब्रिक के साथ नहीं कर सकते आप इसको, सिर्फ ज्यादातर ये कॉटन फैब्रिक के साथ ही यूज की जाती है। इवन मैंने तो शिफॉन वगैरह के साथ भी किया है, आप शिफॉन के साथ भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं। Woolen and silk should be dry clean if one is not sure that they can be hand washed. अगर आप श्योर नहीं है कि मैं सिल्क को या अपने वूल के कपड़े को वॉश कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो आप उसको ड्राई क्लीन ही करिए। All synthetic fabric should be pre-soaked in cold water and well ironed to remove all folds and creases before cutting. ठीक है, कोल्ड वाटर में ही सोक करना है जितने भी सिंथेटिक फैब्रिक्स हैं। ओके, सो हमने प्री श्रिंकिंग के बारे में पढ़ लिया कि हमको अपने गारमेंट को नहीं, फैब्रिक को प्री श्रिंक करना है बिफोर एनी कटिंग। कटिंग करने से पहले आपको फैब्रिक की ग्रेन और ग्रेन लाइन के बारे में भी पता होना जरूरी है, क्योंकि आप फैब्रिक को कट तभी कर पाएंगे ना जब आपको डायरेक्शन पता होगी कि आपको किस डायरेक्शन में कट करना है। तो ग्रेन क्या होती है? ग्रेन सिंपली डायरेक्शन ही होती है इन विच yarns आर वोवन। आपके यार्न्स जिस डायरेक्शन में वोवन होंगे वो आपकी ग्रेन होगी या ग्रेन लाइन होगी। ग्रेन लाइन बेसिकली पैटर्न पे मार्क की जाती है और जो ग्रेन होती है वो फैब्रिक के यार्न्स की डायरेक्शन को बताते हैं। बच्चे यहाँ भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। सो ग्रेन और ग्रेन लाइन दो अलग चीजें हैं, हालांकि इंटर रिलेटेड हैं। सो ग्रेन लाइन एक लाइन होती है जो पैटर्न पे मार्क करी जाती है, कंप्लीटली डिफरेंट। एंड ग्रेन क्या होती है? ग्रेन वो यार्न्स की डायरेक्शन है। सिंपली आपके फैब्रिक में जो यार्न्स हैं उनकी डायरेक्शन ग्रेन है।
So the lengthwise and crosswise threads of a woven fabric are used in its construction. The lengthwise grain runs parallel to the selvage of the fabric. ठीक है, जो lengthwise जो warp yarns होते हैं वो क्या होते हैं, लेंथ वाइज ग्रेन में होते हैं। जो वेफ्ट यार्न्स होते हैं वो क्रॉस वाइज ग्रेन होते हैं, यानी कि जो यार्न सेल्वेज के पैरेलल होंगे वो लेंथ वाइज ग्रेन होगी, जो सेल्वेज के परपेंडिकुलर होगी वो क्रॉस वाइज ग्रेन होगी। जो इन दोनों के 45 डिग्री यानी डायगोनल एंगल 45 डिग्री के एंगल पे डायगोनली रन करेगी वो बायस ग्रेन होगी। तो तीन टाइप की ग्रेन होती हैं, तीन टाइप हमने अभी समझे, लेंथवाइज ग्रेन, क्रॉस वाइज ग्रेन एंड बायस ग्रेन। लेंथ ग्रेन पैरेलल टू द सेल्वेज, क्रॉस ग्रेन परपेंडिकुलर टू द सेल्वेज एंड बायस ग्रेन इज डायगोनली एट 45 डिग्री एंगल। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है, दैट इज कि जो लेंथवाइज ग्रेन होती है, आप मान लीजिए आपके फैब्रिक में सेल्वेज नहीं है, ठीक है, सेल्वेज को भी अभी हम समझेंगे कि क्या होती है। आप फिलहाल पिक्चर में देखिए, ये हमारी सेल्वेज है। मान लीजिए आपके फैब्रिक में ये नहीं दी हुई, आपके पास एक स्क्वायर पीस है फैब्रिक का जिसमें सेल्वेज है ही नहीं, तो आप कैसे पता करेंगे कि मेरा क्रॉस वाइज यार्न कौन सा है या मेरा लेंथ वाइज यार्न कौन सा है? आप उसको स्ट्रेच करके पता कर सकते हैं। कैसे? जहां फैब्रिक सबसे कम स्ट्रेच हो रहा होगा वो आपकी लेंथ ग्रेन होगी। तो आप इसको आसानी से पता कर सकते हैं क्योंकि फैब्रिक कटिंग में ये बहुत जरूरी होता है। जहां आपका फैब्रिक थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा होगा वहां क्रॉस ग्रेन होगी, और डायगनली सबसे ज्यादा स्ट्रेच होता है फैब्रिक, ठीक है। तो आप ग्रेन को इस तरह से, यानी कि अगर आपके फैब्रिक में सेल्वेज नहीं भी है तो आप ग्रेन को इस तरह से पहचान सकते हैं कि अगर आपका यार्न या आपका फैब्रिक बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हो रहा है तो वो आपकी लेंथ ग्रेन होगी, और अगर थोड़ा-थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है तो क्रॉस ग्रेन होगी। एंड डायगोनली बायस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेच होता है। आप ये इस समय भी, आपने कोई भी टी-शर्ट, कोई भी शर्ट कुछ भी पहन रखा हो, आप अभी भी इसको करके देख सकते हैं। आप अपने गारमेंट को स्ट्रेच करके पता कर सकते हैं कि आपके फैब्रिक की लेंथ ग्रेन क्या है और क्रॉस ग्रेन क्या है। Again, I am repeating, lengthwise grain runs parallel to the selvage of the fabric, whereas crosswise grain runs perpendicular to the selvage. The bias grain is the diagonal of a woven fabric in which true 45-degree angle is formed. अब सेल्वेज क्या होती है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। द लेंथवाइज फिनिश्ड एजेस ऑफ अ वोवन फैब्रिक, विड्थ की बात यहाँ हो ही नहीं रही है, लेंथवाइज फिनिश्ड फैब्रिक की एज, फैब्रिक की एज पे जो फिनिश्ड एक स्ट्रिप होती है, एक वोवन स्ट्रिप होती है, उसको सेल्वेज बोलते हैं सिंपली। जो आपके फैब्रिक की एज पे एक वोवन फिनिश्ड वोवन स्ट्रिप होती है उसको हम सेल्वेज बोलते हैं। सो सेल्वेज इज अ सेल्फ एज ऑफ अ फैब्रिक, ये वो वीव करते टाइम खुद ही फॉर्म हो जाती है। इट इज अ नैरो फॉर्मली वोवन स्ट्रिप अलोंग द लेंथ ऑफ द फैब्रिक। तो सेल्वेज अगर आपके फैब्रिक में है तो आप समझ जाइए कि उसके पैरेलल जो भी आपके यार्न्स हैं वो सारे आपके वॉप यार्न्स हैं और वो आपकी लेंथ वाइज ग्रेन है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और अभी भी अगर कोई डाउट है ग्रेन में, सेल्वेज में, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। सो वी विल मूव फर्दर नाउ विद ब्लॉकिंग ऑफ ग्रेन फैब्रिक। ओके, सो कई बार क्या होता है, फैब्रिक जब हम खरीदते हैं कहीं से, कपड़ा कहीं से खरीदते हैं, गारमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, फैब्रिक की बात कर रही हूँ, तो कई बार क्या होता है उसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है, या कई बार बहुत ज़्यादा फैब्रिक क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं तो कहीं-कहीं कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ ही जाता है। तो कई बार फैब्रिक जब हम खरीदते हैं तो वो फैब्रिक ऑन ग्रेन नहीं होता है, ऑफ ग्रेन होता है। मीन्स वो अपनी ग्रेन पे स्टैंड नहीं करता है, वो कहीं न कहीं उससे फ्लेक्सिबल हो जाता है, और जिस तरह से आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, वो सीधा नहीं रहता फैब्रिक, थोड़ा-सा बबल अप करने लगता है, जिसकी वजह से बाद में हमारे फिट में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा डिफेक्ट नहीं है, इसको हम ठीक भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अभी हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम ऑफ ग्रेन फैब्रिक को, यानी गलत फैब्रिक को ठीक कैसे करें, ऑन ग्रेन उसको कैसे लाएँ,
ये सब आपको कटिंग करने से पहले करना होता है ताकि आपके फिट में बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। So first thing one need to ensure is that fabric is on grain. Fold the fabric in half lengthwise lining up the ends and selvages. जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं। If the fabric lay flat, अगर वो बिल्कुल फ्लैट है तो आपका फैब्रिक बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर बबल अप कर रहा है तो it needs to be straightened. If it is not, then one needs to straighten the crosswise ends of the fabric. अगर आपका फैब्रिक ऑफ ग्रेन है तो लेंथ को नहीं छेड़ना है क्योंकि वहां तो सेल्वेज होती है। हमको क्रॉस वाइज ग्रेन को या क्रॉस वाइज यार्न्स को ठीक करना है। टू टू स्ट्रेटन स्लाइटली ऑफ ग्रेन फैब्रिक, अगर आपका फैब्रिक इतना ज्यादा ऑफ ग्रेन नहीं है, हल्का सा है, थोड़ा बहुत है, तो आपको उसको क्या करना है, आपको लेंथ वाइज उसको फोल्ड करना है, दोनों सेल्वेजेस को पिन करना है एंड मेक श्योर दे लाइन अप। और एक स्टीम आयरन को यूज करके भी आप उसके फोल्ड्स को हटा सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं अगर आपका फैब्रिक थोड़ा सा ही ऑफ ग्रेन है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अगर आपके फैब्रिक में नहीं है तो ही आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। So different fabric require different methods. For knit fabric, simply cut along a crosswise rib. जो crosswise yarn होता है, crosswise rib होती है, तो आप बस वहाँ पे उसको कट करके simply ठीक कर सकते हैं। On striped plaid और checked fabric, simply cut along a crosswise line. आप उसको कट करके भी simply ठीक कर सकते हैं अगर आपका फैब्रिक striped है, प्लेड बने हुए हैं या चेक्स बने हुए हैं। लेकिन अगर आपके फैब्रिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एक सॉलिड कलर का सॉलिड फैब्रिक है, तो उसको किस तरह से ये ठीक करना है, उसको हम ब्लॉकिंग मेथड से ठीक कर सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि आपको ये इजिली लर्न करने में हेल्प कर सकते हैं। सो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ब्लॉकिंग मेथड को यूज करके हम ऑफ ग्रेन फैब्रिक को ऑन ग्रेन कर सकते हैं। Okay, so the first step is to pull diagonally. If the fabric is off grain, then pull diagonally at opposite ends. Start by pulling in one direction and then in the other. This process is also known as blocking. जैसा कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपको क्या करना है, ऑपोजिट एंड से डायगनली फैब्रिक को पुल करना है। अब पुल करने के बाद क्या करना है, फॉर वोवन फैब्रिक्स विदाउट परमानेंट फिनिशेस, मतलब उसमें कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसे वोवन फैब्रिक्स कि आपको सेल्वेज को कट कर देना है, कट इनटू द सेल्वेज एज ऑफ द फैब्रिक। Pull crosswise threads. Gently pull one or two crosswise threads while pushing the fabric along those threads until you reach the opposite selvage edge. जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि अगर हमें ऑफ ग्रेन फैब्रिक को ऑन ग्रेन करना है तो हमें क्या करना है, क्रॉस वाइज साइड से उसको ठीक करना है। तो क्या करना है, आपको क्रॉस वाइज थ्रेड्स को पुल करना है, पुल आउट करना है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते। Okay, the next step is cutting. After pulling, you have to cut along the pull thread. Means जहाँ से आपने pull किया है वहीं पे आपको cutting भी करनी है। Once you have straightened the fabric, आप satisfy है कि आपका fabric straight हो चुका है, अभी off grain नहीं है, तो आपको क्या करना है, जहाँ से भी आपने pulling की है वहीं पे आपको cutting करनी है fabric की, as you can see in this picture. रिपीट ऑन बोथ एंड्स, आपको सेम प्रोसीजर दोनों एंड्स पे रिपीट करना है। फैब्रिक की जो दो एंड्स हैं, जैसे कि सेल्वेज के दो एंड्स होते हैं, ऐसे ही क्रॉसवाइज साइड के जो दो एंड्स है, दोनों एंड्स पे आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये मेथड उन ही फैब्रिक्स के साथ जाएगा जिन फैब्रिक्स में परमानेंट फिनिशेस या कोई भी केमिकल फिनिशेस नहीं है। मैं एक बार फिर से स्टेप्स को रिपीट कर देती हूँ। हमें फैब्रिक को डायगनली पुल करना है ऑन ईदर साइड, सेल्वेज को क्लिप करके अलग कर देना है, ठीक है। देन हमको क्रॉस वाइज थ्रेड्स को पुल करना है। पुल करने के बाद जब हम सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ हमारा फैब्रिक स्ट्रेट हो चुका है, देन हमको अलोंग द पुल थ्रेड कटिंग करनी है एंड अपने फैब्रिक को एक बार फ्लैट ले करके देखना है कि उसमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
आइडेंटिफाइंग द राइट साइड ऑफ द फैब्रिक, ये स्टेप भी हमें फैब्रिक कटिंग से पहले ही परफॉर्म करना है। मीन्स आपको कटिंग से पहले पता होना चाहिए कि आपके फैब्रिक का राइट साइड यानी कि सीधा तरफ कौन सा है और रॉन्ग साइड यानी उल्टा तरफ कौन सा है। क्योंकि किसी किसी फैब्रिक में तो ये पहचानना बहुत आसान होता है, लेकिन कोई कोई फैब्रिक ऐसा होता है जिसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ ट्रिक्स यहाँ पर बताई है, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके फैब्रिक का सीधा साइड कौन सा है और उल्टा साइड कौन सा है। तो पहला मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इज द फोल्ड मेथड। मीन्स कॉटन और लिनन फैब्रिक जो होते हैं वो ज्यादातर सीधे साइड से बाहर की तरफ फोल्ड किए जाते हैं और अंदर की तरफ उनका रॉन्ग साइड होता है। मीन्स जब आप उसको लेके आओगे और जैसा वो फोल्डेड होगा, जो बाहर की तरफ वाला सरफेस होगा वो राइट साइड होगा और जो अंदर की तरफ फोल्डेड होगा वो रॉन्ग साइड होगा। जबकि जो वूलन्स होते हैं, वूलन फैब्रिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रॉन्ग साइड उनकी बाहर होती है और राइट साइड अंदर अंदर होती है। अगर वो एक ट्यूब पे रोल्ड है, फोल्डिंग की बात नहीं हो रही है, अगर वो एक ट्यूब पे रोल्ड है तो जो फेस होगा वो उनका अंदर की तरफ यानी कि राइट साइड अंदर की तरफ होगी। नेक्स्ट इज टेक्सचर एंड शाइन। आप फैब्रिक के टेक्सचर से, उसकी शाइन से भी पहचान सकते हैं कि फैब्रिक का राइट साइड कौन सा है और फैब्रिक का रॉन्ग साइड कौन सा है। तो जिस तरफ फैब्रिक थोड़ा स्मूथ और शाइनी दिखाई दे, ज्यादातर वो फैब्रिक का राइट साइड होता है, और जिस तरफ फैब्रिक थोड़ा डल और रफ दिखे वो फैब्रिक का रॉन्ग साइड होता है। टेक्सचर फैब्रिक के लिए आप क्लियरली उसको पहचान सकते हैं, क्योंकि जो राइट साइड पे टेक्सचर एकदम उभरा हुआ, एकदम क्लियरली विजिबल होगा, जबकि रॉन्ग साइड पे डल होगा। नेक्स्ट इज फैंसी वीव्स एंड प्रिंट्स। इसको तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो, क्योंकि प्रिंटेड फैब्रिक जो सीधे तरफ होते हैं वो एकदम अच्छे, शाइनी और अच्छी तरह से प्रिंटेड दिखते हैं, जबकि वो बैक साइड पे थोड़े ब्लरी और प्रिंटेड अच्छे से नहीं दिखते हैं। वीव्स, फैंसी वीव्स को भी आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हो, क्योंकि जैसा कि ब्रोकेड होता है, जो राइट साइड होगी उस तरफ वो एकदम स्मूथ और शाइनी होगा, जबकि जो रॉन्ग साइड होगी वहां लूज थ्रेड्स हो सकते हैं। सेल्वेज से भी आप एक फैब्रिक की राइट साइड और रॉन्ग साइड पहचान सकते हैं, क्योंकि किसी किसी फैब्रिक में ये पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन सेल्वेज की हेल्प से आप उसको पहचान सकते हैं, क्योंकि सेल्वेज जो होती है वो सीधी तरफ स्मूथ होती है और उल्टी तरफ क्या होती है, थोड़ी-सी रफ होती है। निटेड फैब्रिक जो होते हैं उनको स्ट्रेच करके हम पहचान सकते हैं। आप उसका क्रॉस वाइज़ एंड पकड़िए, जो क्रॉस वाइज़ की तरफ जो उसकी विड्थ होती है, विड्थ को पकड़िए और थोड़ा-सा स्ट्रेच करिए। तो जब वो स्ट्रेच होगी तो क्या होगी, विड्थ अपने आप भी सीधी तरफ रोल हो जाएगी। तो आप सीधा और उल्टा आसानी से पहचान सकते हैं। जो फैब्रिक की राइट साइड होती है वो ज़्यादातर डर्ट और एब्रेजन को रेजिस्ट करती है, जबकि जो रॉन्ग साइड होती है वो भी आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज स्पिनिंग ऑफ फैब्रिक। इस प्रोसेस में ध्यान रखना बस ये ज़रूरी है कि अगर आप पिनिंग करते हैं, मान लीजिए आप बहुत सारी लेयर्स को एक साथ कट कर रहे हैं, फैब्रिक की आपने 1 लेयर, 2 लेयर, 3 फैब्रिक, 4 फैब्रिक, 5 फैब्रिक एक साथ रखे हैं और आप एक साथ उनकी कटिंग कर रहे हैं, तो पिनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि फैब्रिक स्लिप ना करे और आपकी कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि एक तो जब आप पिनिंग स्टार्ट करें तो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करें, एंड आप जब एजेस पे पिनिंग कर रहे हैं तो एजेस पे पिनिंग ना करके उससे थोड़ा-सा दूर पिनिंग करें, ठीक है? सीम लाइन पे पिन करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो स्टिच आ जाती है, तो अगर आपके फैब्रिक में कोई होल रह भी जाता है, तो वो एज पे नहीं दिखता, स्टिच लाइन में ही वो कवर हो जाता है। तो स्टिच लाइन पे जब आप पिनिंग कर रहे हैं, तो आपको एज के परपेंडिकुलर पिन लगाना है, ओके? उसके पैरेलल पिन नहीं लगाना है, परपेंडिकुलर पिन लगाना है, एंड जब आप कॉर्नर्स को पिन कर रहे हैं तो आप उसको डायगोनली पिन कीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको फैब्रिक कटिंग करनी, स्टिचिंग करनी बहुत आसान हो जाएगी, आपका फैब्रिक स्लिप नहीं करेगा। ओके, सो हियर वी कम टू फैब्रिक कटिंग। ये जो हमने इससे पहले पढ़े वो सारे इनिशियल स्टेप्स थे जो हमें फैब्रिक कटिंग से पहले परफॉर्म करने हैं। अब फैब्रिक कटिंग के भी 3 मेथड हो सकते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन में काफी पूछा जाता है। टियरिंग इज द फास्टेस्ट मेथड। टियरिंग आप लेकिन
टियरिंग जो होती है वो सिर्फ जो आपके टाइटली वोवन फैब्रिक होते हैं ना उन्हीं के साथ करी जा सकती है। आप जैसे लूज फैब्रिक्स होते हैं, लाइट वेट फैब्रिक्स होते हैं, उनके साथ ये टेक्निक ज्यादातर ईजी नहीं होती है। जो टाइटली वोवन टाइटली कॉटन फैब्रिक्स होते हैं उन्हीं के साथ ज्यादातर ये जो टेक्निक है वो यूज करी जाती है। इसमें एक स्लिट लगा के और अगर आप फैब्रिक को पूरा टियर कर देंगे तो फैब्रिक सीधा सीधा ही कट होगा और बहुत जल्दी हो जाता है इससे कट। ड्रॉइंग अ थ्रेड इज स्लोअर मीन्स जैसा हमने अभी जो ब्लॉकिंग मेथड है उसमें भी देखा था, थ्रेड को पुल करके भी आप थ्रेड को ड्रॉ करके भी आप क्या कर सकते हो, फैब्रिक को कट कर सकते हो, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग टाइम कंज्यूमिंग है। कटिंग जो है वो सिंपलेस्ट मेथड है कि आप फैब्रिक पे मार्किंग करो और कट कर दो। सो ये 3 मेथड्स हैं। इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टियरिंग इज द फास्टेस्ट बट कटिंग इज द सिंपलेस्ट मेथड फॉर कटिंग अ फैब्रिक। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी ग्रेन लाइन पे। मैंने अभी ग्रेन डिस्कस करते टाइम भी आपको समझाया था ग्रेन और ग्रेन लाइन में क्या फर्क होता है। सो ग्रेन लाइन जो होती है वो एक पैटर्न पे मार्क करी जाती है ताकि जब हम पैटर्न को फैब्रिक पे रखें तो हमें पता हो कि हमें फैब्रिक को किस डायरेक्शन में फैब्रिक के साथ अलाइन करना है, सॉरी पैटर्न को फैब्रिक के साथ किस तरह से अलाइन करना है। सो ग्रेन लाइन इज अ लाइन drawn from end to end on each pattern piece to indicate how the pattern should align with the lengthwise grain of the fabric। क्योंकि ये हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि हमारी ग्रेन लाइन किसी भी डायरेक्शन में बनी हो, हमें अपनी ग्रेन लाइन को सेल्वेज के हमेशा पैरेलल रखना है। ऐसा नहीं है कि हमारा फैब्रिक फिर हमेशा लेंथवाइज ग्रेन में जो है कटेगा, ऐसा नहीं है। हमारा जो भी ग्रेन लाइन है उसी में कटेगा, लेकिन हमको प्लेसमेंट उसकी हमेशा लेंथवाइज सॉरी जो ग्रेन लाइन हमारी बायस है चाहे क्रॉस वाइज है, हमें उस ग्रेन लाइन को सेल्वेज के पैरेलल रखना है, दैट्स इट। ठीक है, मैं आपको इस पिक्चर से समझाती हूँ, ये हमारी बुक में भी दी हुई है। आप ये 3 पैटर्न पीसेस देखिए, ये 3 पैटर्न पीसेस हैं, इन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन लाइन मार्क्ड है। फर्स्ट वन इज लेंथवाइज, देन बायस, देन क्रॉसवाइज। लेकिन जब हमने यहाँ पे फैब्रिक की सेल्वेज के साथ इसको अलाइन किया है तो बिल्कुल पैरेलल रखा है। लेकिन आप देख सकते हैं बायस का जो पैटर्न है वो 45 पे रोटेट हो गया है अपने आप ही। हमने सिर्फ ग्रेन लाइन को पैरेलल रखा है सेल्वेज के। जो हमारा पैटर्न है या जो हमारा फैब्रिक कटिंग होगी वो हमारी बायस पे ही होगी। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे हमारी स्ट्रेट ग्रेन है या क्रॉस वाइज ग्रेन है, हमें बस उसको सेल्वेज के पैरेलल रखना है। ठीक है, आप इस पिक्चर से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। ये हमारी सेल्वेज है और हमारे जो तीनों पैटर्न्स हैं वो हमारी सेल्वेज के पैरेलल हैं। चाहे हमारा पैटर्न उसमें रोटेट हो गया है उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा पैटर्न चाहे हमें रोटेट करना पड़े, लेकिन हमारी जो ग्रेन लाइन है वो हमारी सेल्वेज के हमेशा पैरेलल होनी चाहिए। लेकिन जब आप ग्रेन लाइन मार्क करेंगे, ग्रेन लाइन जब आप पैटर्न पे मार्क करेंगे तो वो उसी हिसाब से होनी चाहिए जो कि फैब्रिक की ग्रेन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेंथ वाइज ग्रेन पे कटिंग करनी है तो आपको सेंटर फ्रंट पे पैरेलल लाइन बनानी है। अगर आपको क्रॉस वाइज ग्रेन लाइन पे कटिंग करनी है, क्रॉस वाइज ग्रेन पे कटिंग करनी है, आप चाहते हो कि आपके फैब्रिक की जो फैब्रिक की जो कटिंग है वो क्रॉस वाइज हो, तो आप परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे सेंटर फ्रंट से। सेंटर फ्रंट जो आपका पैटर्न का सेंटर फ्रंट होता है उससे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। वेयर एज बायस में आप 45 डिग्री एंगल पे एक लाइन बनाएंगे। जैसा कि आप यहाँ तीनों पैटर्न्स में देख सकते हैं, पैटर्न आपको इसी तरह से बनाने हैं, डायरेक्शन आपको वही मार्क करनी है जो ग्रेन की होती है। लेकिन जब आप उसको फैब्रिक पे प्लेस कर रहे हैं तो बस इतना ध्यान रखना है कि सेल्वेज के पैरेलल प्लेस्ड हो। ठीक है, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट इज मार्किंग मेथड। ये आप कटिंग से पहले कटिंग के बाद कभी भी मार्क कर सकते हैं। जो जो भी हमारी पैटर्न की मार्किंग्स होती हैं, एक्स्ट्रा मार्किंग्स होती हैं, वो हमें फैब्रिक पे भी करके रखनी होती है ताकि जब हम स्टिच कर रहे हैं तो हमको बार बार पैटर्न को रेफर ना करना पड़े और हमें स्टिचिंग आसानी से कर पाएँ। सीम लाइन्स वगैरह सब कुछ मार्क्ड होनी चाहिए। तो फैब्रिक पे मार्क करने के भी 3 मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने फैब्रिक कटिंग के 3 मेथड्स सीखे, फैब्रिक मार्किंग के भी 3 मेथड्स हो सकते हैं। एक तो आप ट्रेसिंग व्हील यूज़ करके मार्क कर दीजिए, ठीक है?
You can use a serrated wheel for most fabrics and a smooth one for delicate fabric. ठीक है? Fold the fabric wrong side together for double layers and mark one layer at a time for right sides together. Next method आप use कर सकते हैं टेलर्स चॉक. टेलर्स चॉक को यूज करने का एक डिसएडवांटेज ये है कि वो जल्दी से मिट जाती है, तो हो सकता है स्टिचिंग करते करते ही आपका हाथ लगते लगते वो रब ऑफ हो जाए. एक आती है वैक्स चॉक, लेकिन ऐसा होता है कि कभी-कभी ये फैब्रिक से निकलती नहीं है आसानी से, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. थ्रेड ट्रेसिंग इज डन ऑन राइट साइड ऑफ द फैब्रिक, वर्क्स वेल फॉर डेलिकेट फैब्रिक. अगर आपके डेलिकेट और स्लिपरी फैब्रिक है, आपको चॉक से मार्किंग करने में काफी मुश्किल हो रही है, तो आप इस तरह से कच्ची सिलाई लगा के भी मार्किंग कर सकते हैं और इससे कोई पीछे कोई निशान भी नहीं छूटता है, क्योंकि थ्रेड को तो आप कट करके आसानी से निकाल सकते हैं. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैकेट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे. अब पहले तो ये समझते हैं प्लैकेट होती क्या है. प्लैकेट एक ओपनिंग होती है जिसको कि हम अपने गारमेंट्स में लगाते हैं ताकि हम अपने गारमेंट को ओपन और क्लोज कर सकें और उसको आसानी से पहन सकें. अगर हमारे गारमेंट में एक ओपनिंग होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हम उसको आसानी से अपने बॉडी कर्व्स के हिसाब से उसको पहन सकते हैं. अब ये ओपनिंग कहाँ-कहाँ लोकेटेड होती है, या तो नेक पे होती है, स्लीव्स पे होती है, वेस्ट पे होती है या अपर पार्ट ऑफ ट्राउजर्स एंड स्कर्ट पे होती है, जहाँ पे हमारी जिपर्स होती हैं बेसिकली. Modern plackets often include fabric facings or bands to reinforce. यानी कि आजकल की जो प्लैकेट्स होती है वो इस तरह की होती है कि वो बटन, स्नैप, जिपर सपोर्ट कर पाए. दे आर यूजुअली मेड ऑफ मल्टीपल लेयर, सिर्फ सिंगल फैब्रिक की नहीं, मल्टीपल लेयर्स यानी कि 2-3 लेयर्स की फैब्रिक को जॉइन करके बनाई जाती है ताकि प्लैकेट में सपोर्ट और स्ट्रेंथ रहे. Plackets typically overlap to protect the wearer from fasteners. जनरली 2 प्लैकेट्स होती हैं और वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं ताकि क्या हो, हमें बटन्स हैं या कुछ भी कोई भी क्लोजर है वो हमें चुभे ही ना. ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं प्लैकेट टाइप्स पे. तो हमारी बुक में हमें 2 टाइप की प्लैकेट के बारे में बताया गया है. फर्स्ट वन इज फ्रेंच प्लैकेट एंड द नेक्स्ट वन इज नॉर्मल फ्लाई फ्रंट प्लैकेट, जो कि नॉर्मल शर्ट्स में देखने के लिए मिलती है. अब एक फ्रेंच प्लैकेट क्या होती है? सिंपली फ्रेंच प्लैकेट एक ऐसी प्लैकेट होती है जिसमें कि सेपरेट स्ट्रिप ऑफ फैब्रिक नहीं जॉइन की जाती, बल्कि जो गारमेंट का पैटर्न होता है उसी को एक्सटेंड करके बना दी जाती है. जैसा कि आप सेकंड पिक्चर में देख लीजिए, एक अलग से स्ट्रिप इसमें जोड़ी गई है, एक अलग से फैब्रिक स्ट्रिप इसमें जोड़ी गई है, जबकि फर्स्ट पिक्चर में ऐसा नहीं है. तो एक फ्रेंच प्लैकेट क्या होती है? अ बटन फ्रंट शर्ट विदाउट अ सेपरेट पीस is called a French placket. The fabric is folded over and the buttonhole stitching secure the layers. Means fabric को fold किया जाता है और जो बटन होल सिले जाते हैं वही फैब्रिक को होल्ड करके रखते हैं, अलग से कोई स्टिच नहीं लगाया जाता. दिस क्रिएट्स अ क्लीन फिनिश. आप देख सकते हैं सामने से कोई और स्टिच हमें नहीं दिखाई दे रही है, एक क्लीन फिनिश हमें दिखाई दे रही है. इट इज कॉमनली यूज्ड इन स्टिफ फ्रंटेड फॉर्मल इवनिंग शर्ट्स like for white tie events. A separate placket on a shirt provides a symmetrical appearance. Whereas अगर हम separate piece लगाते हैं शर्ट पे तो वो एक symmetrical appearance हमें देता है दो पार्ट्स के बीच में. जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड थोड़ा सा asymmetrical डिजाइन लग रहा है, जबकि यहाँ दोनों पार्ट्स क्लियरली हमें विजिबल हैं क्योंकि एक सेपरेट पीस जो है वो अलग से अटैच किया गया है. buttons concealed by a separate piece of fabric is called a fly front. तो इस तरह की प्लैकेट को फ्लाई फ्रंट बोला जाता है. The inner placket of a fly front shirt can be a French placket or a fully constructed regular placket. Means जिस प्लैकेट पे बटन लगे होते हैं. अब ये जो आपको ऊपर दिख रही है ये तो बटन होल वाली स्ट्रिप है जिसमें से बटन को निकाल के सिक्योर किया गया है. लेकिन इसके नीचे जिसके ऊपर ये ओवरलैप्ड है, इसके नीचे भी तो एक प्लैकेट होगी ना. वो प्लैकेट फ्रेंच भी हो सकती है या फ्लाई फ्रंट भी हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती है क्योंकि नीचे वाली तो जब भी अपीयर नहीं होती हमें, तो वो तो हम किसी भी तरह से बना सकते हैं, चाहे एक्सटेंड करके चाहे अलग से लगा के. तो इसमें यही बताया गया है कि जो इनर प्लैकेट है, जो अंदर चली गई ओवरलैप, जिसके ऊपर ये ओवरलैप हो गई, लेफ्ट साइड वाली जब ओवरलैप हो गई, राइट साइड वाली छुप गई,
तो जो छुपी वाली प्लैकेट है वो फ्रेंच प्लैकेट भी हो सकती है या फ्लाई फ्रंट भी हो सकती है, वो चॉइस होती है क्योंकि वो तो जब भी दिखती नहीं है, ठीक है? तो वो विज़िबल ही नहीं है बाहर से, तो कैसी भी बनाओ क्या फ़र्क पड़ता है, ओके? तो वो आप अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग या अपनी प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ कंटीन्यूअस ब्रैकेट। अच्छा, अब काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन याद करने हैं, नहीं करने हैं, बहुत टफ है, कैसे याद करें, नहीं याद हो रहा है, डायग्राम्स कैसे प्रैक्टिस करें? तो आप इस तरह से इस तरह से 1 या 2 डायग्राम को प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट्स इनफ। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मैंने कोशिश की है कि मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ और शॉर्टर से शॉर्टर वे में यहाँ पे लिख के आपको दे सकूँ ताकि आप इनको कॉपी करके और कल एग्ज़ाम में यूज़ कर सकें। तो चलते हैं हम सबसे पहले कंटीन्यूअस प्लैकेट को डिस्कस करेंगे। कंटीन्यूअस प्लैकेट क्या होती है? जो कि ज़्यादातर कप्स पे लगाई जाती है एंड ये किस लिए लगाई जाती है? कम्फर्ट के लिए, ताकि आपके हैंड मूवमेंट में ईज़ी हो, आप स्लीव से अपना हैंड आसानी से पास कर पाएँ। स्कर्ट्स में भी ये लगी होती है, ठीक है? तो इसका पैटर्न पीस कैसे कट करते हैं? मेक इट डबल द लेंथ ऑफ फिनिश्ड ओपनिंग, मीन्स आपकी जो भी फिनिश्ड प्लैकेट है उसकी डबल लेंथ आपको लेनी है क्योंकि ये 2 साइड से लगी होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये राउंड में लगी होती है, तो जितनी भी आपकी ये लेंथ है उसका डबल आपको लेना है। डबल लेने के बाद आपको 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा रखना है ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप उसमें एडजस्टमेंट कर सकें। द विड्थ शुड बी ट्वाइस द विड्थ ऑफ फिनिश्ड प्लैकेट। ज़्यादातर ये पूरी जो स्ट्रिप आप कट करोगे वो 1 इंच की कट करोगे प्लस दोनों साइड 1/4 इंच 1/4 इंच सीम अलाउंस दोगे। जब आपने प्रैक्टिकल के लिए ये चीज़ बनाई होगी तो आपने ये चीज़ परफॉर्म करी होगी, ठीक है? अभी हम इसको नोट्स में कुछ इस तरह समझेंगे। प्लेस द राइट साइड ऑफ द प्लैकेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द फैब्रिक। आपको राइट साइड और रॉन्ग साइड को एक दूसरे के ऊपर रखना है एंड स्टिच करना है विद अ 1/4 इंच डिस्टेंस। लेकिन जब आप कॉर्नर पे पहुंच जाएं तो आप वो 1/4 इंच सीम अलाउंस को रिड्यूस कर सकते हैं ताकि कोई प्लीट फॉर्म ना हो। फोल्ड द अलाउंस ऑन द अदर साइड। जब आपने एक साइड से स्टिच कर दिया तो उसको फोल्ड करके दूसरी साइड से भी स्टिच करें, ठीक है? फ्रॉम द रॉन्ग साइड ऑफ द स्लीव, राइट साइड नहीं, रॉन्ग साइड, फैब्रिक की उल्टी साइड से आपको क्या करना है? बार टैक, एक 45 डिग्री के एंगल पे आपको एक स्टिच लगाना है जिससे कि आपकी जो प्लैकेट होगी उसकी शेप एकदम नीट आएगी। दिस इज कॉल्ड अ बार टैक, ठीक है? तो ये स्टेप्स आप नोट डाउन कर सकते हैं एंड लर्न कर सकते हैं, ये आपने प्रैक्टिकल के टाइम भी परफॉर्म किए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी सिंपल शर्ट प्लैकेट पे। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन काफ़ी मैंने ईज़ी वे में लिखने की कोशिश करी है। इसका आपको पैटर्न पीस कैसे कट करना है, आपका जो भी आपने बॉडीज़ बनाया होगा अपने सेकंड चैप्टर में, अपने बॉडीज़ को ट्रेस करना है। सॉरी, ट्रेस करने के बाद आपको क्या करना है? एक एक्सटेंशन मार्क करना है 3/4 इंच का, देन 1.5 इंच की फेसिंग लेनी है एंड देन सीम अलाउंस लेना है। आपको याद ये रखना है कि अपर पार्ट के लिए फेसिंग 1.5 इंच है एंड अंडर पार्ट के लिए 1 इंच है, बाकी सब कुछ सेम है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी कुछ नहीं है, आपको ये पूरा जो पैटर्न आपने वापस से बनाया है, इसको आपको फैब्रिक पे ट्रेस करना है, डायरेक्टली भी फैब्रिक पे कर सकते हो, नो इश्यू। टर्न द अलाउंस टुवर्ड्स द रॉन्ग साइड ऑफ द फैब्रिक, सीम अलाउंस को पीछे की तरफ मोड़ना है। Turn the facing also in the same way from the fold line and machine stitch on the edge of facing from the wrong side, means जब आपको स्टिचिंग करनी है तो रॉन्ग साइड से करनी है, फेसिंग की एज पे करनी है, ठीक है? एंड सेम गोज फॉर द अंडर पार्ट। Turn the allowance towards wrong side of the fabric. In the same way, turn facing also and machine stitch on the edge of facing from the wrong side. इसके step of construction exactly same है, बस pattern piece में ये ध्यान रखना है कि जो right side है या जो upper part है वो 1.5 इंच की फेसिंग होगी और जो अंडर पार्ट है उसमें 1 इंच की फेसिंग होगी। अच्छा, इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि ओवरलैप करेगा। फॉर योर फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये ओवरलैप करेगा इसीलिए इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा गया है। द लास्ट इज शर्ट प्लैकेट विद फेसिंग। अब देखिए छोटे करके हमने लिखे हैं यहाँ पे और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हैं तो याद करना भी काफी इजी हो जाएगा। कल को अगर क्वेश्चन आ भी गया तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपर पार्ट
ट्रेस बॉर्डर्स एंड एक्सटेंड बाय 3/4 इंच, जैसा कि हमने पहले किया था, अपना बॉर्डर ट्रेस करके क्या किया, 3/4 इंच एक्सटेंड किया। लेकिन हम इसमें जो हमारा अपर पार्ट है उसमें हम फेसिंग अलग से ज्वाइन कर रहे हैं, जो हमने फ्लाई फ्रंट में देखा। और जो इसका लोअर पार्ट है जो अंदर की तरफ रहेगा, इनर प्लैकेट में हम लोग फ्रेंच प्लैकेट ही सिलेंगे, जो कि हमारा ओवरलैप करेगा, उसमें हम फ्लाई फ्रंट स्टिच करेंगे, जिसकी वजह से 3/4 इंच एक्सटेंशन मार्क करके एंड देन आपको 1/4 इंच सीम अलाउंस मार्क करना है, दैट्स इट। एंड फेसिंग की जो आपको स्ट्रिप है वो अलग से बनानी है, ठीक है। अंडर पार्ट के लिए आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है जैसा कि हमने सिंपल शर्ट प्लैकेट के अंडर पार्ट में किया था। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसकी भी बहुत इजी है, बस थोड़ा अपर पार्ट में थोड़ा सा है कि प्लेस द राइट साइड ऑफ द फेसिंग ओवर द रॉन्ग साइड ऑफ द गारमेंट, सॉरी, over the wrong side of the garment and stitch leaving 1/4 inch seam allowance. Turn facing to the right side and press seam allowance towards wrong side and stitch in place. ये सारे steps आपने follow करेंगे जिस टाइम आपने स्टिचिंग की होगी, तो आपको वही वही बस लिखना है यहाँ पे। अंडर पार्ट का जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल सेम है एज ऑफ सिंपल शर्ट प्लैकेट। नेक्स्ट हम चलते हैं बटन प्लेसमेंट पे। सो बटन प्लेसमेंट हमें किस तरह से करनी चाहिए प्लैकेट पे। द फर्स्ट बटन होल इज प्लेस्ड डाउन फ्रॉम द नेक लाइन इक्वल टू द विड्थ ऑफ द बटन, मीन्स आपकी बटन का जितना भी डायमीटर है उतनी जगह आप नेक लाइन से छोड़ दीजिए, नेक लाइन से उतना ही नीचे आपको फर्स्ट बटन लगाना है। लास्ट बटन प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द गारमेंट्स नीड, कि आपकी गारमेंट की क्या नीड है, कितने बटन आपको चाहिए उसमें। और जो आपके बाकी के बचे बटन है वो आपको इक्वली इवनली स्पेस्ड उसके बिटवीन स्पेसेस में लगा देनी है। इट इज गुड टू प्लेस अ बटन नियर द बर्स्ट पॉइंट, जिसकी वजह से गेपिंग नहीं होनी चाहिए। बटन होल विड्थ इक्वल्स द बटन विड्थ प्लस 1/8 इंच फॉर इजी इंसर्शन। बटन होल जब आप लोग उसमें बनाएंगे तो बटन की जो विड्थ होगी प्लस उसमें 1 ब्लॉक जरूर रखेंगे, क्योंकि बटन को इंसर्ट करने में ताकि थोड़ी सी ईज रहे। सो हियर वी कम टू लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज नेकलाइन फेसिंग। ओके, तो फेसिंग्स में भी काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि बायस बाइंडिंग क्या होती है, बायस फेसिंग क्या होती है, इन दोनों में क्या फर्क होता है, शेप फेसिंग क्या होती है। तो मैं आपको ये बहुत इजी वे में समझाऊंगी कि ये क्या होती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि फेसिंग ही क्या होती है। फेसिंग एक ऐसी स्ट्रिप होती है फैब्रिक की जिसको कि नेकलाइन को या कोई भी किसी भी रॉ एज को फिनिश करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके गारमेंट में स्लीव्स नहीं है तो आर्म होल को आप कैसे फिनिश करेंगे, ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते कटिंग में, ठीक है। तो उसको फिनिश करने के लिए फेसिंग्स का यूज किया जाता है। 3 टाइप की फेसिंग हो सकती है, शेप फेसिंग, एक्सटेंडेड फेसिंग और बायस फेसिंग। अब शेप फेसिंग क्या होती है, कभी कभी क्या होता है हमारी नेकलाइन राउंड नहीं होती, किसी और शेप में होती है, वी में होती है, किसी और में होती है। तो उस जो शेप के अकॉर्डिंग स्ट्रिप काटी जाती है फैब्रिक की, उसे शेप फेसिंग बोल देते हैं। अगर हम फैब्रिक को ही एक्सटेंड करके फोल्ड करके स्टिच कर देते हैं तो उसको एक्सटेंडेड फेसिंग बोल देते हैं। अगर हम बायस स्ट्रिप यानी कि फैब्रिक की जो बायस डायरेक्शन होती है उस स्ट्रिप को कट करके ज्वाइन करते हैं तो उसको बायस फेसिंग बोल देते हैं। So a shape facing is cut out using a pattern to the same shape as of your neckline or your any edge. A bias facing is a strip of fabric cut on the bias grain of the fabric to match the curve, क्योंकि bias पे सबसे ज्यादा stretch होता है, तो curve आप किसी भी curved neckline पे या किसी भी curved edge पे उसको stretch कर करके आसानी से लगा सकते हैं। To reduce bulk, both shaped and bias facing can be cut from a fabric lighter in weight, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जो फैब्रिक आपने गारमेंट का लिया है वही फैब्रिक की आपको बायस स्ट्रिप लेनी है, नहीं, आप अलग फैब्रिक की भी कॉन्ट्रास्टिंग कलर की भी ले सकते हो। सो अ बायस स्ट्रिप इज अ पीस ऑफ मैचिंग और कॉन्ट्रास्टिंग फैब्रिक दैट इज कट डायगनली अक्रॉस द ग्रेन।
rather than along the lengthwise grain of the fabric. ये किस लिए यूज की जाती है? To finish the raw edges. This strip is cut on the bias. तो इसकी वजह से क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेच ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है एंड इट इज आइडियल फॉर कर्व्ड एजेस. इट कैन बी also utilized for binding, piping or tubing. ओके, सो द लास्ट इज स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बायस स्ट्रिप. बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ेंगे. सबसे पहले क्या करना है, हमें फैब्रिक की बायस को, ट्रू बायस को फाइंड करना है. ट्रू बायस को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक स्क्वायर पीस ऑफ फैब्रिक लेंगे, सॉरी, एक स्क्वायर पीस ऑफ फैब्रिक लेंगे एंड जस्ट उसको डायगनली फोल्ड कर देंगे. दैट्स इट. जब आप उसको डायगनली फोल्ड करेंगे तो आपको जो फैब्रिक है उसकी ट्रू बायस मिल जाएगी. आफ्टर लोकेटिंग द ट्रू बायस, आप देखिए कि आपको कितनी चौड़ी स्ट्रिप चाहिए या कितनी विड्थ की स्ट्रिप चाहिए, क्योंकि ये तो आपकी गारमेंट की फिनिशिंग पे, आपके गारमेंट के स्टाइल पे डिपेंड करता है. तो उस विड्थ के हिसाब से आप मार्किंग करिए. कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स चाहिए वो आप मार्क करिए. कभी-कभी ऐसा होता है हमारे पास इतना लंबा फैब्रिक नहीं होता है कि हम बहुत लंबी बायस स्ट्रिप बना पाएँ, तो क्या करनी है, 3-4 बायस स्ट्रिप को आप आपस में जॉइन भी कर सकते हो. कैसे जॉइन कर सकते हो? प्लेस द कटआउट बायस स्ट्रिप एट राइट एंगल. दोनों बायस स्ट्रिप को राइट एंगल यानी कि परपेंडिकुलर रखो, दोनों के जो कॉर्नर्स हैं. विद द राइट साइड फेसिंग द राइट साइड, मतलब दोनों जो राइट साइड है वो आपस में मिली हुई हो और राइट एंगल पे हो, परपेंडिकुलर ही उसके जो कॉर्नर्स है वो परपेंडिकुलर होने चाहिए. स्टिच बायस स्ट्रिप विद अ 1/4 इंच सीम अलाउंस एट एंगल्स. जो एंगल बन रहा हो उस पे आप जो स्ट्रिप है उनको अटैच कर दीजिए, लेकिन थोड़ी सी 1/4 इंच की सीम अलाउंस देनी है. तो इसी तरह से आप कितनी भी स्ट्रिप को जॉइन कर सकते हो, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है. मान लीजिए आप बहुत बड़ा गाउन बना रहे हो, उसकी एज को आपको फिनिश करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रिप की जरूरत है, तो आप 5, 6, 10, 12 कितनी भी स्ट्रिप को जॉइन कर सकते हो. Once the strip is ready, it can be applied on the neckline, hemline, armhole or any curved edge. So here our chapter is complete. Our revision is also complete for class 12th board exam. So good luck for your exam tomorrow. And अगर कोई भी doubt है, please comment down below. Thank you for watching my channel. Please अपने friends से भी share कीजिए. And पहली बार अगर मेरा channel देख रहे हैं तो subscribe कीजिए. Thank you so much for watching.